8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आपका जो संस्कृत का पेपर है वो 4 अप्रैल 2024 को होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के अब तक के पेपर बहुत ही शानदार गए होंगे और आपका जो लास्ट वाला पेपर है अभी ये 4 अप्रैल को होने वाला है। और देखते ही देखते आपके सारे के सारे पेपर हो गए, पता ही नहीं चला आपको। और आपके जो ये लास्ट पेपर होने वाला है, उम्मीद करता हूँ लास्ट वाला जो पेपर है वो बहुत ही शानदार होगा और आपका जो लगभग पेपर है जो वो समाप्त होने की ओर जा रहे हैं। तो लास्ट वाला पेपर भी आपके बहुत ही शानदार होगा। आपका हिंदी का पेपर कैसा हुआ, उम्मीद करता हूँ हिंदी का भी पेपर आपके बहुत ही शानदार गया होगा। आपका स्कोर क्या रह रहा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्या यहाँ पर वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा मिला है? अगर आपको फ़ायदा मिला है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो संस्कृत का पेपर भी आपके बहुत ही शानदार होगा। संस्कृत के पेपर में भी आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। आपका जो बोर्ड का जो पेपर जारी किया गया है इसको आप अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना। आपका संस्कृत का पेपर भी बहुत ही शानदार होगा। क्या क्या संस्कृत के पेपर में पूछा जाएगा वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो बोर्ड का पेपर है 2024 का वो हम इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। आपको क्या करना है कि देखो मैं एक शब्द को पहले आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक पद दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, उपसर्ग बताना है। ठीक है, इसमें आपको क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है। तो ये सुभाषितानि पद हैं, ठीक है, और इस सुभाषितानि पद में आपको उपसर्ग बताना है। तो सुभाषितानि जो पद है इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सु प्लस भाषितानि, सु प्लस भाषितानि। ये आपका सु प्लस भाषितानि यह आ जाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा, आपके सु उपसर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा उपसर्ग। तो पहले क्वेश्चन के जितने भी आपके उपसर्ग वगैरह बनेंगे मैं आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो में आपकी किताब के जितने भी उपसर्ग वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे, ताकि आपका पहला क्वेश्चन है जो आराम से सही हो जाएगा। तो ये तो आपके पहले पार्ट का जो आपका जो सुभाषितानि जो प्रथम पार्ट है इसका आपको लिया गया है। और आप प्रथम पार्ट को देखेंगे, शुरू के पार्ट को, तो उसमें बताया गया आपको कि सुभाषित का मतलब क्या होता है। सुभाषित का मतलब ये सु प्लस भाषित, सु प्लस भाषित होता है। और सु का मतलब अच्छा होता है और भाषित का मतलब क्या होता है, इस भाषित का मतलब होता है ये भाषित का मतलब हो जाएगा आपके अच्छा, ये बोलने वाला, मधुर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मधुर और भाषित का मतलब होता है वचन। तो अच्छा वचन बोलने वाला, अच्छा वचन जो आपके पहला पार्ट है उसमें आपके कुछ अच्छे वचन दिए गए हैं जो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, उसका आपको जो उपसर्ग बताने की उसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, मैं आपको उपसर्ग दे रहा हूँ सुपुत्र। क्या उपसर्ग है, इसमें आपको उपसर्ग ढूंढना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, सुपुत्र एक शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग निकाल के बताना है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है एष मामेव खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें आपको क्या बनाना है कि ये जो एक वाक्य दे रखा है और इस वाक्य में आपको क्या ढूंढना है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगते हैं। ये शब्द के आगे लग रहा है, यह उपसर्ग हो जाएगा। और ये दूसरे प्रश्न में आपके प्रत्यय पूछेंगे जो कि शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें आपको प्रत्यय के बारे में बताना है कि देखो इसमें शब्द क्या है, खादितुम। क्या है शब्द, खादितुम। तो खादितुम शब्द में आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। तो आपको याद रखना है जिसके भी लास्ट में तुम आता है, जिस भी शब्द के लास्ट में तुम आता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। इसको याद कर लेना आपको कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, उसमें तुमुन प्रत्यय होगा। तो देखो इसको तुम को देखो, इसको तुम मत कर देना, इसका जो प्रत्यय वो कौन सा हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे इसका जो उत्तर क्या करेंगे हम, ये जो ऑप्शन नंबर ग वाला है, वो गड़ी वाला, ये गमले वाला ग, वो इसका उत्तर हम सही कर देंगे। क्योंकि खादितुम में जो आपको रेखांकित पद और इसका जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा, खादितुम। इसमें आपको तुमुन प्रत्यय भर देना है। तो मैं आपके लिए कुछ इसे तुमुन प्रत्यय के मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उनके आपको जो प्रत्यय है जो कमेंट करके बताना है। जैसे उदाहरण के लिए देखो ये जो खादितुम है, तो खादितुम में जो मूल धातु है खाद्य हो जाएगा और तुमुन इसका अलग है जो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मैं आपको शब्द बताता हूँ गंतुम। क्या है, गंतुम। तो गंतुम में आपके याद रखना गम तो धातु है और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है जैसे चलितुम। चलितुम में आपको भी याद रखना है, चलितुम में आपके तुमुन प्रत्यय होगा। तो जिसके भी लास्ट में ये तुम आता है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। एक आपके इसमें याद रखना कत्वा का। कत्वा प्रत्यय में आपकी क्या होता है, एक प्रत्यय आता है कत्वा। तो कत्वा प्रत्यय में क्या आता है, लास्ट में त्वा आता है। क्या आता है, कत्वा प्रत्यय के लास्ट में त्वा आता है। उदाहरण बताऊंगा मैं अभी आपको। ये जो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है आपके के लिए। तुमुन प्रत्यय का जो मतलब होता है वो क्या होता है, के लिए इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे पहले प्रश्न में उपसर्ग आएगा, दूसरे में आपके प्रत्यय आएगा और तीसरे प्रश्न में आपके सर्वनाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा। यह गज परिमाण धारयति गजदर कथ्यते।
इसमें आपको क्या बताना है, अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो इसमें जो यह है वो आपके सर्वनाम पद हो जाएगा। इसमें यह कौन सा हो जाएगा सर्वनाम पद, यह जो है आपके सर्वनाम पद हो। देखो संस्कृत में आपके सर्वनाम कौन कौन से आपको याद होगा, सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम अवम वयम, इसके अलावा ता सा ते ता तत्ते तानी, ठीक है, तेन तया तऊ, ये सारे सारे आपके क्या है, मैंने अभी जो बोले वो सारे सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपके फिर आपके चौथा क्वेश्चन है कि इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेव्य अस्मिन वाक्य अवयव पदम अस्ति। तो आगे जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो आपके अवयव का आएगा। अवयव का मतलब क्या होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, इनको हिंदी में अविकारी, इनको हम हिंदी में जो अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो इनका उदाहरण क्या है, किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अवयव का मतलब जो लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार इनका जो परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अवयव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब तब यदा कदा, ठीक है, इसके अलावा आज कल, इस समय, अभी, इन दिनों, आज बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सभी आपके अवयव के उदाहरण हैं। तो आपको अगर वाक्य में दिखे क्या क्या वाक्य में याद रखना है, एक तो यदा, यदा का मतलब होता है जब, और एक होता है तदा, तदा का मतलब है तब, एक होता है कदा, कदा का मतलब है कब। यदा तदा कदा यानी कि जब तब कब, और एक है सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, सदा या सर्वदा, सदा या भी पूछ सकते हैं, फिर सर्वदा भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है अद्य, अद्य का मतलब क्या होता है आज, अद्य का मतलब क्या होता है आज होता है, और एक होता है, जो है होता है ये बीता हुआ कल होता है, एक स्व होता है उसको हम कहते हैं आने वाला कल होता है। और तो ये कुछ आपको महत्वपूर्ण है। इदानीम, इदानीम का मतलब होता है इस समय। अधुना, एक होता है अधुना, अधुना मतलब अब या फिर आजकल, और एक सदा सर्वदा, ये शब्द जो आपके सारे सारे अवयव शब्द में आते हैं। तो आपके इनमें से कोई दिखे तो आपको इनमें अवयव ढूंढ के बता देना है, यदा कदा तदा सर्वदा, इसके अलावा अधुना अद्य और सदा, ये सारे सारे आपके कौन से शब्द है वो अवयव शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके तथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये तथा हो जाएगा। तो तथा इसमें आपके अवयव शब्द होगा। अगला जो प्रश्न आएगा वो आपकी किताब का आएगा। किताब में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न आपकी किताब के क्वेश्चन होंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, राकेश भार्या अस्ति, राकेश की जो पत्नी है, भार्या कहते हैं पत्नी को, और भगिनी कहते हैं बहन को, भगिनी, ठीक है। भार्या कहते हैं पत्नी को और भगिनी कहते हैं बहन को। तो राकेश की भार्या यानी कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, माला था, अंबिका था, शालिनी था या फिर मालिनी था। तो आपको पता होगा, आपने अगर ये आपका जो छठा पाठ है ग्रहम शून्यम सुता विना, ग्रहम शून्यम सुता विना, तो ये आपने देखा होगा। इसमें आपने नाम सुने होंगे, मालिनी, ये माला, शालिनी, और ये सभी आपने इसमें नाम देख रखे। तो इसमें भार्या कौन है, भार्या हो जाएगी माला। माला कौन है, माला जो है वो आपके राकेश की भार्या है, यानी कि राकेश की पत्नी है। तो आप कमेंट करके बताना कि राकेश की जो भगिनी है, भगिनी कहते हैं बहन को, तो राकेश की भगिनी यानी कि बहन का नाम क्या था। इस पार्ट में जो छठा पार्ट है आपके ग्रहम शून्यम सुता विना, इस पार्ट में आपको जो अपने जो राकेश है उनकी बहन यानी कि भगिनी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप, अगला जो प्रश्न आपके ये है कि गुहाया स्वामी आसीत, जो गुफा है उसका स्वामी कौन था, खरनकर था, चंचल था, दधिपुच्छ था या लोमासिका थी, कौन था। तो आपको पता होगा, आपने दूसरा जो पार्ट है आपकी किताब का विलिश्य वाणी ने कदापि में श्रुतो, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपने जो पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो गुफा है उसका स्वामी कौन था। तो आपको पता होगा जो खरनकर नाम का एक जो एक दधिपुच्छ नाम का जो एक सियार था, श्रृंगाल था, वो उस गुफा का स्वामी था। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, इसका उत्तर करेंगे हम दधिपुच्छ। और दधिपुच्छ नाम का ये क्या था, ये था आपके एक श्रृंगाल, ये क्या था आपके श्रृंगाल था, क्या था ये आपके श्रृंगाल था। श्रृंगाल कहते हैं सियार को, ठीक है। ये दधिपुच्छ नाम का एक सियार था। तो उसमें जो शेर रहता था, ठीक है, एक वन में जो शेर रहता था उस शेर का नाम क्या था, उस वन में जो शेर रहता था, एक वन में शेर रहता था, उस शेर का नाम आपको इस दूसरे पार्ट में शेर का क्या नाम आया है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है भारत जनता अहम कविता या रचनाकार अस्ति। आपके एक तो किताब के जो जितने भी पाठ हैं उनके लेखकों के नाम आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा पाठ है जो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा इससे। देखो ये आपके पूछा गए हैं भारत जनता अहम कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं जिनके द्वारा ये भारत जनता हम कविता लिखी गई हैं। एक आपके कमेंट करके बताना, एक किताब है पंचतंत्र, कौन सी किताब है,
पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आपने देखा होगा ये मोगली वगैरह, ये जो हम देखते हैं जंगल बुक वगैरह, ये आपके पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ होती है। तो आप कमेंट करके बताना कि जो पंचतंत्र की जो लेखक है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। अगर आपने दूसरा पार्ट पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पंचतंत्र के लेखक का नाम पता होगा। आपके हिंदी में दे रखा है कि इस जो पंचतंत्र किताब है इसके लेखक कौन है। फिर इसमें एक आपके नाम आया है, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर है ये आपके नाम आया चौथे पार्ट में। आपका जो चौथा पार्ट है, चतुर्थ पार्ट, जिसका नाम क्या है चौथे पार्ट का, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये आपका जो चौथा पार्ट है उस पार्ट के लेखक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो देखिए आप कमेंट करके बताना कि ये जो डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी है इनके द्वारा आपकी किताब का कौन सा पार्ट लिखा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा आपकी किताब का कौन सा पार्ट लिखा गया। नेक्स्ट है फिर आपके आत्मवशम भवति। तो आत्मवशम, आत्मा का वश करने से क्या होता है, सुख होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सुखम। क्या करेंगे इसमें, सुखम करेंगे। अगला जो प्रश्न आएगा आपके नवा प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा और इसमें आपको 4 जो अब ये दे रखे होंगे इनको आपस में मिलान करना है। और ये आपकी किताब के ही आपके जो पीछे पार्ट के पीछे जो दे रखे हैं उनके जितने भी आपकी ये विशेषण और विशेष्य हैं इनको आपको मिलान कर लेना है। तो पहले आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, क्या है, काला घोड़ा। तो इसमें जो काला घोड़ा है 2 शब्द बन रहे हैं, एक तो काला है और एक घोड़ा है। तो काला इस घोड़े की विशेषता है, तो ये तो हो जाएगा आपके विशेषण। काला क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं हम विशेष्य। उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। तो उसमें काला जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहे हैं घोड़े की, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की बता रहे हैं, तो घोड़ा इसका विशेष्य हो जाएगा। तो ये इधर तो इसके विशेषण है और इधर इसके विशेष्य, यानी कि इधर के वाले शब्दों की आपको विशेषता इनके साथ में जोड़नी है। जैसे मौखिकम, मौखिकम क्या होता है, ज्ञान होता है। मौखिकम ज्ञानम, ऐसे थोड़ा सा मिला करके देखोगे तो भी मिल जाएगा। मौखिकम और ज्ञानम ऐसे म मिल रहा है लास्ट में, तो इसका हो जाएगा आपके मौखिकम ज्ञानम। फिर आपके हैं मनोगताहा, इसमें ता आहा आ रहा है इसमें, और इसमें भी भावाह में आहा आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा मनोगताहा भावाह। ऐसे आपको मिलान करके थोड़ा सा रिलेट करके इसको कर लेना है। फिर आपके हैं दूसरा है अगला है आपके महान। तो महान हो जाएगा उपकार। महान क्या होता है, उपकार होता है। फिर टंकिता हो जाएगा आपके सामग्री। तो चौथे को फर्स्ट वाले से मिलान कर लेना है। ये आपके पेपर में से आपको मिलान करके लिखना है, 2 में से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है उचित क्रियापदानि मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, यानी कि उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो जैसे इसमें विचलित है, आसित है, चलती है और कृतवती है। तो इसमें आपको एक एक शब्द जो ढूंढ करके इसमें 4 में भर देना है और 2 नंबर आपके इसके मिलेंगे। देखो, एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदय, ठीक है। तो एक शिक्षिका जो घर से जो पुस्तक लाती हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके चलती हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, चलती। एक शिक्षिका जो घर से जो पुस्तक लेकर चलती है। सेकंड आपके सा दृढ़ निश्चय, सा दृढ़ निश्चयात न विचलित, उसका जो दृढ़ निश्चय उससे वो विचलित नहीं होती। तो दूसरे में हम भरेंगे न विचलित। दूसरे में क्या आ जाएगा, इसमें न विचलित आ जाएगा, विचलती आ जाएगा या विचलित आ जाएगा, न विचलती। तीसरा आ जाएगा सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम, सा आंग्ल भाषाया अति अध्ययनम कृतवंती, ठीक है, कृतवती, उसने जो अंग्रेजी भाषा में भी जो अध्ययन किया है। सह स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक, तो लास्ट में बचा हुआ वो इसमें भर देंगे, सह स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक। तो इसमें क्या आ जाएगा, सह स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत। तो इसमें लास्ट वाले में भर देंगे, बचा हुआ यही है, तो ये आपको लास्ट वाले में भर देना है आसीत। आसीत मतलब था कि उसने जो स्त्री शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है फिर आपके जो 11वां प्रश्न आएगा, उसमें आपको क्या करना है, प्रश्नों के निर्माण करने। ये 2 प्रश्न आएंगे और दोनों में आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है इसको। तो जो देखा इसमें आपको रेखांकित शब्द देखा होगा, इस रेखांकित शब्द को आपको इसमें आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के इसको प्रश्न बनाना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि, यानी कि हम सबको जो अपने देश के राज्य के बारे में, विषय के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इसका प्रश्न क्या बनेगा कि हमें अपने देश के राज्य के विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
तो अब आपको इसका प्रश्न कैसे बनाना है? इसका प्रश्न बनाना है कि हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के बारे में। तो ये जो आए ना इसमें राज्य नाम, तो राज्य नाम की जगह पे क्या हो जाएगा, इनकी ये स्वदेशी, इनकी हमें किसके देश के राज्यों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तो हमें अपने देश के राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये स्वदेशी क्या हो, उसका क्या हो जाएगा, आपके कश्य हो जाएगा, स्वदेशी ये आपके कश्य हो जाएगा। सेकंड है पृथ्वी सूर्यो, पृथ्वी और सूर्य मध्य चंद्रस्य छाया पाते हैं सूर्य ग्रहण भवती, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तभी जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें आपके ये दो चीज़ें, पृथ्वी और सूर्य, तो इसमें आपकी कयो आएगा, यानी कि किन के बीच में चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण होता है, तो इसमें आपको कयो भरना है। अच्छा, सूर्य ग्रहण आप सभी को पता होगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य ग्रहण जो होता है वो जब सूर्य जो पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो जो सूर्य की जो आपके प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, उसकी छाया पड़ती है। तो दिन में भी आपने देखा होगा कई बार अंधेरा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? ये अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो आप कमेंट करके बताने कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है, चंद्र ग्रहण कौन सी तिथि को होता है। नेक्स्ट है फिर आपके कोष्टक में दिए गए शब्दों का विभक्ति है जो आपको बतानी है। तो इसमें भी आपकी जो किताब के पीछे, जो पाठ के पीछे जो आपकी विभक्तियां दे रखी, उसी में से आपके प्रश्न बनेगा। तो मैं आपके किताब के पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे इस प्रकार के, उन सभी को एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपका जो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना होगा और आप सबसे पहले जो वो वीडियो देख पाएंगे। देखो इसमें आपकी क्या दे रखा है, पुत्र सह पुत्र गत, इसमें आपको जनक की जो विभक्ति बननी है। तो ये जब भी आपको इस वाक्य में ये सह दिखे, वाक्य में सह दिखे, तो आपको उस शब्द की जो तृतीय विभक्ति बननी है। तो जनक की तृतीय विभक्ति क्या होगी? अब आपको जनक की तृतीय विभक्ति नहीं आती है, तो आपको राम शब्द तो याद होगा, राम शब्द याद होगा, तो राम शब्द की आपको तृतीय विभक्ति बननी है। तो तृतीय विभक्ति क्या होती है राम शब्द की? रामेण, रामाभ्याम, रामे है तृतीया। तो इसमें आपको इसमें जनक की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? जनकेन हो जाएगी। जैसे राम की रामायण होती है तो जनक की जनकेन हो जाएगी। तो इसमें क्या भरेंगे हम? जनकेन भरेंगे, क्योंकि जब भी ये स के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तीसरी विभक्ति आती है। फिर आपके अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, परितः पुष्पाणि सन्ति, परितः पुष्पाणि सन्ति। तो परितः का मतलब होता है, परितः का मतलब होता है दोनों ओर, चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो जब भी आपको वाक्य में अभितः दिखे या परितः दिखे, तब आपको वाक्य में दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अभितः या परितः का योग में किसकी कौन सी विभक्ति आती है? दूसरी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। ये विद्यालय है, तो विद्यालय भी आपके राम शब्द की तरह ही चलता है, ठीक है। तो विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालय प्रथमा, विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान द्वितीया। तो जैसे राम शब्द की द्वितीय विभक्ति थी रामम, रामो, रामान द्वितीया, वैसे आपको विद्यालय की दूसरी विभक्ति और पहला वचन इसका बनना है। तो ये आपके विद्यालयम आता है, रामम आता है, तो रामम का क्या हो जाएगा? आपके विद्यालयम हो जाएगा। तो इसका जो हमने दूसरा विभक्ति क्या भरेंगे? यहाँ पे विद्यालयम भर देंगे। फिर इसके बाद में तीसरा है, तो नमः। देखो नमः के योग में हमेशा याद रखना चौथी विभक्ति आती है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? नमः के योग में हमेशा चौथी विभक्ति आती है। जैसे गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः या गुरुवे नमः, ये वाली जो विभक्ति है वो नमः के योग में चौथी विभक्ति आती है। तो गणेश जो आपके शब्द हैं वो आपके राम शब्द की तरह चलता है। तो इसकी राम शब्द की चौथी विभक्ति क्या होती है? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य चतुर्थी। तो गणेश का क्या हो जाएगा? गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशभ्य चतुर्थी। तो इसमें आपको गणेशाय बनना है, गणेशाय नमः, हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। तो ये चौथी विभक्ति होती है इसमें। फिर आपके सर्वतः, सर्वतः अट्टालिका सन्ति। अब आपके इसमें इस सर्वतः के योग में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। जब भी आपको वाक्य में अभितः, परितः, सर्वतः दिखे, कौन से? अभितः, परितः, अभितः, परितः, सर्वतः, ठीक है। तो इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सेकंड विभक्ति उसकी काम में लेते हैं। तो नगर जो है वो भी आपके राम शब्द की तरह ही है। तो जैसे राम शब्द की दूसरी विभक्ति क्या होती है? रामम, रामौ, रामान द्वितीया। तो इसमें आपको दूसरी विभक्ति का पहला वचन भर देना है। इसमें पहला वचन क्या आएगा? नगर का पहला वचन और दूसरी विभक्ति। तो पहली विभक्ति तो ये होगी नगरः, नगरौ, नगरः प्रथमा, नगरम, नगरौ, नगरान द्वितीया। तो आपको क्या बनना है? नगरम बनना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपके नगरम, ये आपको यहाँ पे भर देना है। फिर 13वां जो क्वेश्चन आएगा आपके संधि वाला आएगा, और संधि का क्वेश्चन भी आपकी किताब के जो पीछे वाला प्रश्न है उन्हीं में से उठा के देंगे। तो ये संधि भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण में आपके यण संधि है। कौन सी संधि? इसमें यण संधि है। तो जब भी अ उ जो होता है,
देखो इसमें पर्यावरण में जो होता है इसमें जो ठीक है, या तो आपको मिलेगा असमान स्वर मिलेगा, जैसे के बाद में कोई दूसरा अलग मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। जैसे पर्यावरण का क्या हो जाएगा आपके, परि प्लस आवरण हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण हो जाएगा, ये पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है। और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक में याद रखना, ये प्रत्येक में आपके प्रति प्लस एक होता है, इसमें भी आपके यण संधि है, प्रति प्लस एक हो जाएगा। और आपके अभ्यास की बात करें, अभ्यास, तो अभ्यास में भी आपकी क्या हो जाएगा, अभी प्लस आस हो जाएगा, अभी प्लस आस हो जाएगा, ये आपके अभ्यास का जो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनका जो संधि और संधि विच्छेद आपको करनी है। तो मैं आपको शब्द देता हूँ, जिस इसमें आपको पर्यावरण के क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण हो जाएगा। तो आपको एक तो बताना है, अत्यधिक का, अत्यधिक का आपको जो संधि विच्छेद करके बताना है। एक मैं आपको बताता हूँ स्वागत का, ठीक है। तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होता है, स्वागत का संधि विच्छेद वो होता है सु प्लस आगत। क्या होता है ये, सु प्लस आगत होता है। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या याद रखोगे, सु प्लस आगत याद रखोगे। इसी प्रकार से स्वागत की तरह आपको जो स्वच्छ का संधि विच्छेद करके बताना है। जैसे स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है, वैसे ही आपको जो स्वच्छ का संधि विच्छेद करके बताना है। सेकंड वाला आपके ये कि कर्गद उद्योगे, तो कर्गद उद्योगी, इसमें अ और उ मिलकर क्या बनता है, अ और उ मिलकर आपके ओ बनता है। और ये कौन सी संधि आपके, गुण संधि है। देखो संधि 3 टाइप की होती है मेन तो, और उसमें भी आपकी जो स्वर संधि होती है वो 5 टाइप की होती है। दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, अयादि, ये आपके 5 टाइप के संधि होती हैं। तो इसमें आपकी कौन सी संधि है, वो आपके यण गुण संधि का उदाहरण है। जैसे आपको मैं और क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको कमेंट करके बताना है। जैसे ये आपके विद्या प्लस आलय, इसका संधि करके आपको कमेंट करके बताना है। विद्या प्लस आलय का संधि करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपके ग्रहाणि अस्माभि नित्यम स्वच्छानि। इसमें आपको क्या है, एक वाक्य दे रखा होगा, एक वाक्य का आपको जो इसमें आपको रेखांकित शब्द दे दिया होगा। इस रेखांकित शब्द का आपको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य बताना है। वही विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, तो उस घोड़े की विशेषता वो कैसा है, नीला है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके विशेषण, नीला तो हो जाएगा आपके विशेषण, और ये जो घोड़ा है वो हो जाएगा इसमें विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। तो उसमें बताने की ये जो शब्द दे रखा आपको, ग्रहाणि अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर को हमेशा जो हमें साफ रखना चाहिए। तो इसमें विशेषता क्या है, विशेषण क्या हो जाएगा कि साफ रखना चाहिए। तो स्वच्छानि जो है शब्द वो आपकी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, तो विशेषण क्या होगा इसमें, स्वच्छानि। और आपको विशेष्य, अब साफ किसको रखना चाहिए, घर को रखना चाहिए, तो फिर आपके विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रहाणि हो जाएगा। फिर आगे का जो प्रश्न आपके 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको एक प्रश्न का जो उत्तर है वो एक पद में देना है। प्रश्न दे रखा है, इसका उत्तर आपको एक पद में उत्तर देना है। जैसे निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतनम कुत्र अस्ति, अपना जो घर वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गिरि शिखरे। कहाँ, इसका उत्तर क्या करेंगे, गिरि शिखरे करेंगे। सेकंड है आपका अहम अकस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुशिलात वज्रात। नेक्स्ट है कीदृश जलम पिबेत, किस प्रकार का वृक्ष जल आपको पीना चाहिए, तो वस्त्रम पूतम, जो वस्त्र से छना हुआ जो पानी होता है उसको पीना चाहिए। नेक्स्ट है आपके भारत स्वर्ण भूमि किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो हमेशा क्या, किसकी पूर्ति करती है, तो वो जो खाद्यान्न भंडार इसकी हमेशा पूर्ति करती है। ऐसे आपके जो प्रश्न आएंगे किताब के, इनका नाम आपको कमेंट करके आप अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना है। किताब के पीछे जो आपके एक एक शब्द पद वाले उत्तर दे रखे प्रश्न उत्तर, उनको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम या सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे आप इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न आपके है कि गुहाया स्वामी कह आसित, गुहाया स्वामी कह आसित, गुफा का जो स्वामी है वो कौन था, गुहाया स्वामी कह आसित, गुहा का जो स्वामी है वो कौन था। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन आपके लिए ये है, तीसरा प्रश्न है कि सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगत, शेर जो है किस समय जो गुफा के समीप आता है। तो आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ से छपने वाले हैं।
फिर आपके अगले प्रश्न जो आएंगे इनका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। देखो 4 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे 1x4 और 4 नंबर का 1x4 ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4 नंबर आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगे। आपकी जो किताब के पीछे जो प्रश्न दे रखे उनको मैं एक अलग से वीडियो में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। 16वें का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक लाइन में उत्तर देना है, एक एक वाक्य में। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर पूछा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गया कि जो शेर है वो किस समय गुफा के समीप आया था। तो आपको पता है कि शेर किस समय में आया था, शाम के समय आया, तो सायंकाल इसमें उत्तर कर देना है। वापस कस्मिन को हटा के इसमें पूरा यूँ कोई आपको छाप देना है। वंश वृक्षम वस्तु नाम उपयोग कुत्र अस्ति। जो वंश वृक्ष जो होता है, वंश वृक्ष का मतलब क्या होता है, बांस के बारे में बात की जा रही है। तो बांस के वृक्ष की जो वस्तुओं का उपयोग कहाँ पे होता है, तो आपने जो आपकी सप्तभगिनी वाला पार्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो 7 सिस्टर्स है सप्तभगिनी प्रदेश, वहाँ पर जो बांस से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपको अगर उन 7 ही अपने राज्यों के नाम याद हो जो सप्तभगिनी है, उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखिए देखते हैं कौन है जो 7 ही नाम है जो अच्छी प्रकार से सही तरीके से बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, के कुपात जलोदवर्णम अवार्यत। के कुपात जलोदवर्णम अवार्यत। तो जो कौन से जो वर्ग हैं उसके लिए ये क्या है कि कौन से कुएँ, किसके कुएँ को जो जल भरने के लिए मनाही थी। तो आपकी जो उच्च वर्गीय जो लोग थे उनके कुएँ से पानी भरना जो मना था। नेक्स्ट है वयम शिक्षिता अपि कथमाचरम। तो वयम शिक्षिता, इसमें क्या हो जाएगा, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरम। जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से आचरित करते हैं कि अशिक्षक की तरह आचरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, जिसमें आपको उचित संज्ञा शब्द को चुन करके इन्हें चारों के उत्तर इसमें ढूंढ के लिखने। ये भी 4 में से 4 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो किताब के पीछे के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। नद्या प्रक्षालयति। तो नदी किसको धोती है, नदी वस्त्रों को धोती है। तो नद्या वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। नदी जो है वस्त्रों को धोती है। नेक्स्ट है ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। कौन आया था ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर कौन आया था। तो आपको पता होगा जो आपकी पाठ है ये ग्रहम शून्यम सुता विना, छठा पाठ है ये आपके। इसमें आया ये नाम की शालिनी जो है वो ग्रीष्मावकाश से पिता के घर जो आती हैं, तो इसमें आपको क्या बनना है, शालिनी बनना है। तो शालिनी ग्रीष्मावकाश से पितरम गृहम आगच्छति। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि जो शालिनी है उसकी भातृजाया का नाम क्या था। आपको पता है भातृजाया किसे कहते हैं, भातृजाया कहा जाता है भाभी को। तो शालिनी की जो भाभी है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। भातृजाया कहते हैं भाभी को, तो शालिनी की भाभी का नाम क्या था। नेक्स्ट है महान गणितज्ञ आसित। इनमें से महान गणितज्ञ कौन है, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है वो महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर हम करेंगे आर्यभट्ट इसमें। नेक्स्ट है ब्रह्मणाय समाचिन, उसका हो जाएगा आपके भगिनी प्रदेश है। तो भगिनी प्रदेश आपके लास्ट वाले में भर देंगे। जो आपके 4 में से जो आ रहा है उसको पहले भर देना, जो बचेंगे उसको लास्ट में फिर छुट्टे हुए शब्दों में भर देंगे। 18वां जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको मिलान करना है। ये भी आपकी किताब का मिलान करना है, जो आपके पीछे जो श्लोक दे रखे हैं उनको आपको मिलान करके लिखना है। इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम, फिर इसके बाद में विपचित सजना नाम, इयम संस्कृता नाम, फिर यह माता पितरौ क्लेशम सहत संभव नृपाणाम नतस्य निष्क्रंति शक्य कर्तुम। ये आपकी जो किताब के जो श्लोक है उनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये मिलान करके लिख पाओगे। फिर आपके 2 श्लोक आएंगे, 2 श्लोक लिखने होंगे 2-2 नंबर के, जो आपके इस पेपर में आपकी नहीं होने चाहिए। तो आपको कम से कम आपकी जो 4 श्लोक तो आपको याद होने चाहिए। कितने श्लोक, कम से कम 4 श्लोक। तो 2-3 श्लोक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनमें से आपको याद कर लेना है। एक तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति सिद्धोषा, सुस्वादुतया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र मसाद्य भवन्ति पेया। एक तो ये वाला श्लोक हो जाएगा। एक आपकी ये साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ पाषाण विहीन, तृणम न खादम्पि जीवमान तद भोग परम पशुनाम। यानी कि इसमें जो इसका जो हिंदी अर्थ में आगे भी आपको इसको बताऊंगा, इसमें आपको केवल यहाँ पे इनके श्लोक लिखने हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं आप, ये बहुत आसान है ये भी। अभिवादन श्लेष्य नित्यम वर्धोपसेविन तत्वारी वर्धन्ति आयुर्विद्या जसो बलम। ये वाला जो श्लोक है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये भी आपको याद कर लेना।
ठीक है। या तो ये इन तीनों में से एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में, इन श्लोक तो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। या तो ये आएगा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, या फिर अभिवादन शिलस्य नित्य वर्धोपसेवन, ये वाला आपके आएगा। हिंदी अर्थ लिखना है इसका आपको। 20वां प्रश्न है, तो 20वें प्रश्न में आपको चित्र को देख के 4 वाक्य बनाने हैं। अब इसके लिए आपको अथवा में भी मिलेंगे, इसके लिए आपको अथवा में भी मिलेगा। या तो आपको ये 4 वाक्य बनाने चित्र को देख के, या फिर इसके अथवा में आपको एक आपकी किताब की जो कथा है, इस कथा को आपको पूरा करना है। 8 शब्द दे रखेंगे, 8 को भरना है, और आप 8 ही सही भर दोगे तो फिर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको यहाँ पे 4 शब्द, ये 4 वाक्य यहाँ पे बनाना है। तो फोटो आपको दिख ही गया होगा, फोटो किसका है? ये फोटो है, ये जो बहन है वो इस भाई के राखी बांध रही है, जिसका मतलब किसका त्यौहार है? ये रक्षाबंधन का चित्र इसमें दिया गया है। राखी का जो त्यौहार है वो यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, जैसे दीपावली तो मनाई जाती है, दीपावली जो मनाई जाती है, दीपावली वो अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है, दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और होली जो मनाई जाती है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली कब मनाते हैं? होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं। होली फाल्गुन अभी जो गई होली, वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं। और कार्तिक महीने की अमावस्या को हम 5 दिनों तक चलने वाला जो 5 दिवसीय अपना जो दीपोत्सव होता है वो हम दीपावली मनाते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ये जो राखी है वो कौन से महीने में मनाई जाती है, राखी कौन से महीने में मनाई जाती है और कौन सी तिथि होती है उस दिन। तो आपको चित्र में देख करके इसका जो आपको 5 से 4 वाक्य यहाँ पे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 शब्द दे रखे, इसमें से आपको 4 वाक्य बनाने, 4 नंबर के। तो देख लेते हैं इसमें। पहले तो आपको एक वाक्य तो इसके चित्र के बारे में बताना है, ये चित्र किसका है। तो ये लिखेंगे इयम रक्षाबंधनम पर्व चित्रम अस्ति। ये जो दिया गया चित्र है वो रक्षाबंधन के पर्व का चित्र है। आपको पता होगा कि रक्षाबंधन कब मनाई जाती है। तो ऐसा महोत्सव, यह जो महोत्सव है श्रावण मास से, श्रावण महीने की पूर्णिमा या मन्यते, श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अस्मिन दिवसे, अस्मिन दिने, इस दिन हिंदू जना, जो हिंदू लोग होते हैं, रक्षासूत्रम बंधते, रक्षासूत्र यानी कि राखी बांधते हैं। अयम त्यौहार भातृ भगिनियों एवं अस्ति, यह जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार है। तो इस प्रकार से आपको 4 वाक्य इसमें बना के लिखने, और 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। या फिर इसके अथवा में आएगा आपके कथा, आपकी किताब की जो कथा है वो उस कथा को भर के बताना है। एकस्मिन वने, एक वन में किस नाम का जो शेर रहता था। तो आपको पता होगा कि वन में जो शेर है उसका नाम क्या था? खरनकर था। आपके उस कहानी को अच्छे से याद कर लेना, खरनकर वाले को। तो एकस्मिन वने नाम सिंह प्रत्यवस्ती, तो उस शेर का नाम क्या था? खरनकर था। इसमें बढ़ेंगे खरनकर, खर नखर। एक वन में खरनकर नाम का शेर रहता था। शुद्रात सिंह, सूर्यास्त समय गुहाया, जो भूखा शेर था वो सूर्यास्त के समय यानी कि शाम के समय में गुहाया। तो गुफा के क्या होता है? गुहाया दृष्टवा, उसने जो क्या किया? गुफा को दृष्टवा यानी कि देखा। देखो दृष्टवा, ठीक है, इसमें आपके दृष्टवा हैं। तो दृष्टवा में आपको याद रखना है, इसमें कत्वा पढ़ते हैं। दृष्टवा में कौन सा पढ़ते हैं? इसमें आपके कत्वा पढ़ते, याद रख लेना। अचिंतित एतस्य गुहाया रात्रो कोपी जीव अगस्ती, और उसने जो चिंतन किया, मनन किया, सोचा कि इस गुफा में जो कोई न कोई रात्रि में जीव आता होगा। गुहाया स्वामी, गुहा का स्वामी कौन था? आप सभी को पता होगा गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुछ नामक श्रृंगाल। जो दधिपुछ नाम का जो श्रृंगाल है वो इसका क्या था? स्वामी था। तो गुहाया स्वामी दधिपुछ नाम का जो श्रृंगाल है वो क्या था? इस गुफा का स्वामी था। ठीक है। आगत्य पश्यति, उसने देखा, क्या देखा? आगत्य पश्यति, आकर के वहाँ पे देखा। यत, क्या देखा? कि सिंह पदति गुहाया बाहरी गता न दसते, ये कि शेर के जो पद चिन्ह है वो अंदर जाते हुए तो दिख रहे लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर इसमें सदुरस्त स्व कर्तुर्मारब्ध, उसने जो दूर से जो आवाज़ लगाई, बो बिल, अरे गुफा, मया इनकी मेरी, तो यह समय करती किम न स्मृति, कि मैंने तुमको एक बात कही थी, क्या तुम्हें याद नहीं है क्या? एतुच्छवा सिंह, इसको जो सुन करके, एतुच्छवा सिंह, इसको सुन करके फिर आपको क्या बताना है इसमें कि सहसा यानी कि अचानक। सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। सहसा श्रृंगाल से आह्वान करोती, और ऐसा करके जो सिंह को जो तो उसने जो श्रृंगाल था उसने गुफा को कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं जब भी आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी। तो शेर ने सोचा कि वास्तव में कोई जो ये गुफा उस शियार को आवाज़ देती होगी। तो ऐसा सुनकर जो शेर ने उसको श्रृंगाल को आह्वान करो, यानी कि उसने आवाज़ लगा दी।
तो फिर ये जो इसमें क्या लिखेंगे, सिंहस्य, जो शेर की जो गर्जना है, सिंहस्य गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम, जो शेर की जो प्रतिध्वनि है उसकी जो दहाड़ है उसको उसने जो सियार था उसने सुन लिया और उसने आहत, वहाँ पे क्या किया उसने सुन लिया उसको, ये आहत कर लेंगे। अनेन अन्यपि पशव भयभीत, जो बाकी के जो पशु थे वो भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। अभवन यानी कि हो गए। श्रृंगालपि तथा दूरम, जो श्रृंगाल था यानी कि श्रृंगाल कौन था, सियार था, वो क्या दूरम अपालियत मतलब दूर चला गया, इसमें बोलेंगे हम अपालियत। तो ये जब आपको ये आपकी ये स्टोरी याद होगी ये वाली, तब आप इसको यहाँ पे भर पाएंगे अपालियत। तो मैं आपकी 2-3 स्टोरी है, उन 2-3 स्टोरी को आपको यहाँ पे करवा दूंगा, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना, पक्के आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर आप ये पैराग्राफ जो है वो आपके आएगा, इसमें 4 वाक्य बनाने होंगे, आप ये 4 वाक्य बना लेना। अगला जो क्वेश्चन आपके 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक आपकी जो किताब है इसका आपको एक कहानी आएगी, इस कहानी को आपको क्या करना है, उसमें उसको क्रम से बताना है, सीरियल से बताना है। क्या करना है, सीरियल से बताना है, उसको क्रम से लिखना है, क्रम समायोजन करना है, घटना के अनुसार उसको लिखना है कि अनार्थम कर्दनेन शांत भवत, उस जो लास्ट में जो कूद करके वो शांत हो गई। लोमाशिका एता वार्ता स्नेति, लोमाशिका क्या है, लोमड़ी, ठीक है, तो लोमड़ी ने उसकी वार्ता सुनी। आसित कंचित चंचलो नाम व्याघ्र, कोई किसी समय जो एक चंचल नाम का व्याघ्र था। वृक्ष अवदत मानवा अस्माकम छायानी विरमंती, ये आपकी किताब का आएगा और किताब में से इसको जो सीरियल से इसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आएगा इसमें ये वाला, आसित कस्य चंचलो नाम व्याघ्र, किसी जो चंचल नामक एक व्याघ्र था। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, चंचल वृक्षम उपगम्य अपस्त, जो चंचल है वो वृक्ष के पास में जाता है और उनको पूछता है। फिर इसके बाद में आएगा तीसरे नंबर पे कि वृक्ष अवदत, वृक्ष जो है वो बोलता है, मानवा अस्माकम छाया विरमंती, मानव जो है अपनी छाया का उपयोग करते हैं। फिर 4 नंबर पे आएगा, ऐसा लोमसिका बद्री गुलमा नाम प्रस्ते नीलिना, इस एक लोमड़ी जो और बंदर है वो वहाँ पे आते हैं। तो 4 नंबर पे ये लाइन आ जाएगी। फिर 5 नंबर पे क्या लिखेंगे, 5वें नंबर पे आएगा लोमसिका एता वार्ता सुनोती, लोमसिका ने वार्ता को सुना। 6ठे नंबर पे आएगा केन प्रकार त्वम एस्मिन जाले प्रवस्ती, किसी प्रकार से उसको जाल में फंसाना है, तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा। 7 नंबर पे आएगा आपके कि पुनः कुदन कृत्वा दस्य, उसने जो कुत्ते हुए को दस्य को देखा, तो 7 नंबर पे आ जाएगा। लास्ट में अनार्थ कृदन शांत अभवत, लास्ट में वो शांत हो गई, 8 नंबर पे आ जाएगा। ये आपके 4 नंबर का आएगा, आपकी किताब की जो घटना है उसको आपको क्रम से जमाना है। हो सकता है यही वापस आ जाएगी क्योंकि आपके हूबहू क्वेश्चन आपके यहाँ से वैसा वैसे आएंगे ये। फिर 22वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक आएंगे और ये 8 नंबर के आएंगे। क्या करना है, इसमें को हिंदी भाषा में इनका भावार्थ लिखना है, इनको हिंदी अर्थ बताना है। आपकी किताब के जितने भी श्लोक दे रखे हैं उनको आपको हिंदी अर्थ आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 8 नंबर के श्लोक पूछे जाएंगे, तो 8 नंबर बहुत होते हैं और आप आराम से इनका अर्थ यहाँ पे लिख सकेंगे। पहला श्लोक है आपके, चिंतनीता ही विपदा नाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्त प्रतिप्ते वहीनाग्रह। ये इस श्लोक में कहा गया है कि विपत्ति आने पर जो विपत्ति आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय की सोच लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद तो किया गया उपाय उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से आग लगने पर, यानी कि आग से घर जलने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, कि आप आग लगी घर में और आप जो कुआं खोदने बैठोगे, तो कोई भी विपत्ति आए तो उससे पहले ही आपको जो उसका समाधान निकाल लेना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है ये आपकी ये वाला है कि जहीं थी बीती, इसमें 3 में से आपको कोई 2 के आपको हिंदी अर्थ बताने हैं। मैं आपको इसका बता रहा हूँ। उत्सव प्रियम, श्रम प्रियम, पदम यात्रा, देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सकता, वेदती देवा, भारत जनता हम। तो ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रस्तुत श्लोक में उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा को पसंद के द्वारा देश का भ्रमण करने वाली, और लोक क्रीड़ा और पारंपरिक खेलों का अनुराग और स्नेह रखने वाली, अतिथि और को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये इसका जो श्लोक है इसका आपको अर्थ यहाँ पे बताना है। फिर आपके 8 नंबर की आएगी 23वां प्रश्न, जिसमें आपको क्या करना है, आपकी किताब में जो 2 पार्ट दे रहे, किसी 2 पार्ट में से आपको एक पार्ट का जो सार है वो अपनी भाषा में लिखना है। तो अधिकतर चांस है कि आपकी जो किताब में जो कहानियाँ दे रखी है उन कहानियों के बारे में ही आपको पूछेंगे, या फिर ये तो पूछेंगे ग्रहम शून्यम सुता बिना, ये एक तो ये पूछेंगे। इसके अलावा आपके जो महत्वपूर्ण जो आपके पार्ट है वो बिलस्य वाली, ठीक है, बिलस्य वाणी कदापि में श्रोता, दूसरा पार्ट जो है उसको आपको याद कर लेना हिंदी में। और एक आपके कनकनेव कनकम जो आपके पार्ट है 5वां, उसको हिंदी में याद कर लेना। इसी में से आपके प्रश्न ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 23।
तो मैं आपको ये शून्यम ग्रहम शून्यम सुता विना इसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसको आपको सार लिखना है कि ग्रहम शून्यम सुता विना। इस पाठ में लड़कियों के भ्रूण हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा का वर्णन किया गया है और समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना को अपने आसपास देखा जा सकता है, जिसे दूर करने का जो आवश्यकता है और संवादात्मक शैली में इस बात का जो सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है ये। इस पाठ के अनुसार राकेश अपनी जो गर्भवती पत्नी है माला, उसको गर्भ में पल रहे शिशु को जो लिंग है कि वो लिंग चेक करने के लिए कि वो जो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, तो पता करने के लिए चिकित्सक के पास में भेजता है। ठीक है, लेकिन रास्ते में क्या होता है, राकेश की बहन जो है शालिनी, वो जब राकेश की जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह क्रोधित होकर अपनी भाभी माला को वापस घर लेकर आ जाती है। घर पर अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने का जो मंशा पर फटकारती हैं और उसे समझाती हैं कि अपनी बहन की बात सुनकर राकेश अत्यधिक जो पश्चाताप करता है। वह पुत्र एवं पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है और इस प्रस्तुत जो पाठ में नारी के महत्व का बताते हुए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया है। ये आपको हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप आसानी से इसको अच्छी प्रकार से लिख सकेंगे। फिर इसके बाद में आपके अगला जो क्वेश्चन आएगा 24वां क्वेश्चन, जिसमें आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे अस्माकम राजस्थान है, या तो इसके ऊपर वाक्य बनाने, या फिर आपको इसके अथवा में क्या आएगा, प्रार्थना पत्र आएगा। या तो आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ये 8 वाक्य लिखने हैं इससे, या फिर इसके अथवा में आएगा आपके ये प्रार्थना पत्र। तो वाक्य भी बता देते हैं और आपको प्रार्थना पत्र भी बता देते हैं। तो जैसे हम अस्माकम राजस्थान, हमारे राजस्थान के ऊपर आपको 8 वाक्य बताने, 8 वाक्य के 8 नंबर मिलेंगे। और आपको इसमें जो प्रार्थना पत्र है उसमें आपको प्रार्थना पत्र में केवल यहाँ पे शब्द दे रखे इनको ढूंढ करके यहाँ पे लिखने। तो मेरे अनुसार तो आपको जो ये प्रार्थना पत्र लिखना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि यहीं से आपको शब्द ढूंढ के इसमें 8 रिक्त स्थान की पूर्ति करने और 8 नंबर मिल जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो इसका निबंध है वो भी देख लेते हैं कि क्या पैराग्राफ है। अस्माकम राजस्थान, हमारा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो पहले आपको लाइन बनानी है कि राजस्थान मरु प्रदेश इति रूपेण सुप्रसिद्ध वर्तते। राजस्थान जो है वो मरु प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, तो हम लिखेंगे राजस्थान प्रदेश से राजधानी जयपुर अस्ति, जयपुरम अस्ति। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान सर्वाधिक विविधता अस्ति, राजस्थान में आपको सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग क्या करते थे, पशुपालन करते हैं। तो अत्र जना विशेषतः पशुपालनम कुर्वन्ति, यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। राजस्थान प्रदेशम अरावली पर्वतमाला अस्ति, राजस्थान के आपने देखा होगा कि बीच में जो अरावली पर्वतमाला होते हैं। और अत्र जना उत्सव प्रिय भवन्ति, यहाँ के जो लोग हैं वो उत्सव प्रिय लोग हैं। राजस्थान से सुप्रसिद्ध नदियाँ चर्मणीवती अस्ति, राजस्थान की जो प्रसिद्ध नदी है चर्मणीवती यानी कि चंबल नदी स्थित है। और राजस्थान प्रदेश से खनिज प्रचुर मात्रा या प्राप्त हैं, राजस्थान में जो खनिज है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आपको 8 वाक्य बनाने हैं और 8 नंबर मिलेंगे। या फिर इसके अथवा में आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र भी आपको नहीं लिखना है, आपको तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इससे। तो जैसे इसमें आपके आएगा सेवायाम श्रीमंत प्रकाश, ये किसके लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। तो लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत फिर महोदया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके, यहाँ पे आ जाएगा आपके प्रधानाचार्य। क्या आएगा आपके यहाँ पे, प्रधानाचार्य। तो सबसे 1 नंबर पे हम क्या भरेंगे, प्रधानाचार्य भर देंगे। तो यहाँ पे भरेंगे हम प्रधानाचार्य। सेवायाम श्रीमंत। अब प्रधानाचार्य यहाँ के बीच में तो आएगा नहीं, आपको पता ही। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य आराम से 8 में से 8 नंबर आराम इसके आ सकते हैं। तो प्रधानाचार्य महोदया। अब आपके यहाँ पे क्या आता है, राजकीय आता है। क्या आता है यहाँ पे, या तो राजकीय आता है या फिर इसको संस्कृत में कहते हैं शासकीय। क्या कहते हैं इसको, शासकीय कहा जाता है। राजकीय और शासकीय। तो राजकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगानगरम, तो आपको इसमें राजकीय बना या फिर शासकीय बनना। तो 2 नंबर में हम क्या भरेंगे, इसमें ये शासकीय भरेंगे। तो दूसरे नंबर पे जाएगा उसमें हम भर देंगे यहाँ पे शासकीय। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगरम। फिर आपको विषय प्रार्थना पत्र किसके लिए लिखना है, तो आपको पता होगा कि प्रार्थना पत्र जो है वो अवकाश के लिए लिखना है। तो तीसरे नंबर पे हम जो लिखेंगे वो अवकाशार्थ, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाशार्थ यानी कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो तीसरे नंबर पर जाएगा वो आपके यहाँ भरेंगे अवकाशार्थ। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर महोदया, महोदय
निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि मम गृहे, मेरे घर पर क्या है, कार्यम, कौन सा कार्य है, तो आवश्यक कार्य है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आवश्यकम, आवश्यक मतलब ज़रूरी कार्य है। तो फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आवश्यकम लिखना है। देखो आवश्यकम तो यही आएगा, आप शुरू में तो इसको आवश्यकम नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि सेवा में श्रीमंत आवश्यकम महोदय, ऐसा तुम यहाँ पे लिखोगे नहीं तुम। तो फिर इसको आपका अगर हिंदी में भी याद है तो भी इसको आराम से लिख सकेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, यहाँ पर लिखेंगे आवश्यकम कार्यमस्ति, मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। अतः अहम विद्यालयम न शक्नोमि, तो विद्यालय असमर्थ, तो किस में असमर्थ है, आने में। तो आने को क्या कहते हैं, आगंतुम। तो ये 5 नंबर पे क्या आ जाएगा आपके, आगंतुम। विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, तो इसमें आपको भर देना है आगंतुम। तो 5वां जो रिक्त स्थान इसमें क्या बनना है आपको, आगंतुम भर देना है। आगंतुम यानी कि विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। कृपया अवकाश स्वीकरोति, कृपया जो मुझे अवकाश स्वीकार करें। फिर आपको यहाँ पे क्या डालना है, सधन्यवाद, यहाँ धन्यवाद देंगे तो ये आ जाएगा आपके सधन्यवाद। 7 नंबर पे आएगा आपके सधन्यवाद, यहाँ पर आ जाएगा आपके सधन्यवाद। सधन्यवाद के बाद में फिर आपको यहाँ पर डाल देना अपना नाम। तो नाम क्या लिखोगे, नाम इसमें दे रखा आपको मनोहर, तो उसमें आपको ये नाम जो दे रखा होगा वही नाम आपको लिखना है, मनोहर। तो अब आपको ये भी बताएं कि प्रार्थना पत्र लिखते समय आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पे लिखा जाता है। तो नाम यहाँ पे आता है तो मनोहर को यहाँ लिखेंगे, और प्रधानाचार्य ऊपर ऊपर आता है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और धन्यवाद को यहाँ लिखा जाता है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको दिनांक डाल देनी, दिनांक क्या डालोगे, 4 अप्रैल को पेपर है तो आप डाल देना 4 अप्रैल 2024। और इस प्रकार से आपका जो ये वाला जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आएगा आपके, या तो आपको 8 वाक्य बनाने होंगे या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो प्रार्थना पत्र उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रार्थना पत्र आपको कौन कौन से तैयार करने, तो प्रार्थना पत्र भी आपको वहाँ पे याद होंगे तो ही आपको लिख पाओगे। तो एक तो आपको टीसी का प्रार्थना पत्र, संस्कृत में टीसी का प्रार्थना पत्र। एक आपको ज्वर पीड़ित वाला, ज्वर पीड़ित मतलब तेज़ बुखार है, ठीक है, तो ज्वर के कारण आपको स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये 2-3 जो आपके प्रमुख, जो एक अवकाश का आपको प्रार्थना पत्र, बड़े भाई की शादी का प्रार्थना पत्र, ये 3-4 जो अवकाश के और इसके प्रार्थना पत्र हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। एक आपको शुल्क मुक्ति का भी लिखवा देंगे ताकि वहाँ पर आपको लाइन टू लाइन केवल वर्ड ही आपको मिलाने पड़ेंगे। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जो प्रार्थना पत्र हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उनको आप देख लेना। इसके अलावा जो आपके संस्कृत का क्वेश्चन बैंक, संस्कृत का क्वेश्चन बैंक देख लेना, आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लेना, या फिर आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में इसका जो वीडियो है वो उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न आएगा 25वां प्रश्न। अब 25वें प्रश्न में आपके एक गद्यांश आएगा, बहुत ही आसान सा गद्यांश आएगा। 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, जैसे आपके संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और उत्तर भी आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न पूछा हुआ है उसको लाइन टू लाइन मिला के इसमें लिखना है। तो पहला प्रश्न आएगा आपके गद्यांश का, गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो आपको इसको पढ़ेंगे गद्यांश को, फिर इसके बाद में पता चलेगा कि ये किसके बारे में दिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयापवात अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। जो प्लास्टिक जो होती है वो अपने पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचाती हैं। पूर्व तो पहले तो कर्पसानाम चर्मणानाम लोहेन लाक्षायाम मूर्तिज्ञा काष्ठेन निर्मितवान वस्तुन प्रपन्ते स्म। पहले के ज़माने में तो आपने देखा होगा जो कपास है, चमड़ा है, लोहा है, लाख है, मिट्टी है, लकड़ी है, इनसे बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। अधुना, अधुना आपको पता है आपके क्या है, अधुना एक अवयव है। तो अधुना यानी कि आजकल उस तत्स्थान यानी कि उस स्थान पे प्लास्टिका निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते, उस स्थान पर हम प्लास्टिक से निर्मित वस्तु का उपयोग करते हैं। तो फिर आपको इसका गद्यांश का जो शीर्षक लिखना है, शीर्षक में क्या लिखेंगे, पर्यावरण पर संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में पूछा गया है इसमें कि पर्यावरण का संरक्षण हमको कैसे करना है। अब आपको पर्यावरण से क्षति केन भवति, तो इसमें आपको ये क्षति ढूंढना है, ठीक है। क्षति भवति, पर्यावरण से क्षति, आप ये लिखेंगे पहली लाइन में कि पर्यावरण से क्षति भवति। ये वाली जो पूरी लाइन है पहली, यहाँ से उठा करके आपको यूँ क्यों उठा करके आपको यहाँ पे दूसरे वाले में छाप देनी, और आराम से 2 में से 2 नंबर पक्के मिलेंगे, दूसरे में आपको उसको छाप देना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक वस्तुनि स्थानीय वर्तमान की प्रयुक्त, प्राकृतिक वस्तु के स्थान पर वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्तमान आपको ढूंढना है कि वर्तमान कहाँ पे आया था, वर्तमान या अधुना। ये प्रयुजनते कहाँ पे आया था, यह आया था आपके प्रयुजनते। इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाली लाइन, अधुना तत्स्थानीय प्लास्टिक निर्मित वस्तुनि पर्याप्यन्ते, यानी कि आजकल जो
प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। फिर आएगा चौथा प्रश्न आपके कि प्राचीन काले कई संस्कृत निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। प्राचीन समय में जो वस्तुएं वो किन किन से निर्मित होती थी। तो ये जो आपके लिखा हुआ है ये वाली लाइन, पूर्वतुप यानी कि पहले के समय में, कार्पासेन कपास से, चर्मणा यानी कि चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाख से, मृत्तिका या मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से व निर्मित व से बनी वस्तुओं एवं वस्तु का जो उपयोग किया जाता था। इसमें आपको ये वाली लाइन हूबहू उठा के यहाँ पे छाप देनी, फिर आपको पूरे में से पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। अगर आपने जो वीडियो यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आपका जो पूरा पेपर बहुत ही शानदार गया होगा इसका हिंदी का, और आपके आने वाली जो प्रक्रिया है अपने पेपर है आपका संस्कृत का पेपर वो भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो एक बार आपके पेपर में पूरे पेपर में क्या क्या आएगा हम वापस देख लेते हैं, और शुरू से आपके अंत तक पहला पेपर से किस प्रकार से आएगा, दूसरा कौन सा क्वेश्चन आएगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके उपसर्ग पूछेंगे। एक अलग से आपकी वीडियो आने वाला है जिसमें आपके सारे उपसर्ग आपकी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। आपके प्रत्यय पूछेंगे तो प्रत्यय के बारे में भी आपको पूरे किताब के पीछे वाले सारे इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय है वो आपको बता देंगे। फिर आपको सर्वनाम ढूंढना है तीसरे प्रश्न में, और चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, अवयव पद को ढूंढना है। अच्छा, इसके अलावा में आपके एक 2016 का, 2017 का, 2018 का, और एक 2019 का, एक 2020 का, इन 4-5 साल के आपके पेपर अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर देंगे, कमेंट करके बता देना कि 16, 17, 18, 19 ये 5 साल के पेपर भी देख लेंगे तो भी आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जिन को भी देखना है वो वीडियो तो आप कमेंट करके बताना, तो हम उसका वीडियो भी बना देंगे। वीडियो तभी बनेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपके पाँचवा क्वेश्चन आपकी किताब से बनेगा। चौथे में आपके अवयव पूछेंगे, पाँचवें में आपकी किताब का प्रश्न आएगा, और छठे में आपकी किताब के क्वेश्चन आएगा, सातवें में किसी लेखक का नाम, रचनाकार का नाम आपको पूछा जाएगा। आठवां प्रश्न आपकी किताब से आएगा, और नवां प्रश्न आपकी किताब से आपको विशेषण और विशेषण वाला मिलान करने वाला होगा। और 10वें प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, इन्हीं को ढूंढ करके इसमें भरना है, और ये 2 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद में 11वां प्रश्न 2 नंबर का आएगा, अपने प्रश्न निर्माण करने, प्रश्न बनाने। इसमें 12वें प्रश्न में आपको इसमें जो विभक्ति है इसका उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से इसका विभक्ति का प्रयोग आपको यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में 2 नंबर का करना है। 13वां जो प्रश्न होगा उसमें एक संधि और एक तो संधि विच्छेद करना है, एक संधि करनी है। संधि विच्छेद में आपको 2 भागों में बांटना है, और विच्छेद को इसमें संधि में आपको 2 संधि विच्छेद कर रखी होगी, उसको जोड़ के लिखना है। और 14वां जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके विशेषण और विशेष को लिखना है कि क्या इसमें विशेषण और क्या इसमें विशेष्य हैं। और 15वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। इसमें 15वें में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का आएगा। ये आपकी किताब के पीछे जो पाठ के पीछे जो एक पद वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड कर देंगे। फिर आपके ये 16वां क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में उत्तर देना है। आपकी किताब के पीछे भी जो हर पाठ के पीछे जितने भी आपके एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर दे रखे उनमें से आपके पूरे प्रश्न आने वाला है। 17वां जो प्रश्न है उसमें आपको उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है, इन्हीं में से ढूंढ करके इसमें लिखना है। ये भी आपकी किताब के पाठ के जो पीछे है हर पाठ के पीछे इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको स्तंभ को जो मिलान करना है, तो आपके जो श्लोक है उनमें से आपको मिलान करके बताना है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 19वां क्वेश्चन आएगा आपके 2 श्लोक आएंगे, तो आपको कम से कम 4 श्लोक याद कर लेने और 2 उसमें से लिख के वहाँ पे आ जाना है। और 20वां जो प्रश्न आएगा वो एक फोटो दे रखा होगा, इस पर आपको 4 वाक्य बनाने, या फिर इसके अथवा में आपको एक अपनी जो किताब का जो पाठ दे रखा होगा उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। या तो 4 वाक्य बनाओ या फिर आपके जो 8 इसमें अवश्य दे रखे होंगे इसमें आप यहाँ पे भर देना है। और 21वां जो प्रश्न है वो आपकी घटना के अनुसार इसको जमाना है। आपकी किताब के कोई पाठ होगा उसको आपको घटना के अनुसार लिखना है। 22वें प्रश्न में आपको जो 8 नंबर का आएगा, ये आपके श्लोक दे रखे होंगे 3 श्लोक, इसमें से आपको 2 श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो आपकी किताब के जितने भी श्लोक हैं उनका आपको हिंदी में अर्थ याद कर लेना है। और फिर आपको 22वां प्रश्न आपकी किताब का कोई एक पाठ देंगे, उसको आपको हिंदी भाषा में अपनी भाषा में उसको लिखना है, ठीक है, उसका सार लिखना है। ये आपके 8 नंबर का आएगा। और 24वां जो प्रश्न है वो आपके एक शब्द दे रखे होंगे 8 शब्द, और उसके ऊपर 8 वाक्य बनाने, या फिर इसमें आपके अथवा में आएगा एक प्रार्थना पत्र जिसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो उसके ऊपर वाले की प्रश्न की तुलना में आपको जो प्रार्थना पत्र को अच्छे से तैयार कर लेना। 3-4 प्रार्थना पत्र एक अलग से वीडियो में अपलोड कर देंगे। और ये 8 जो 25वां प्रश्न अंतिम प्रश्न, इसमें एक तो शीर्षक पूछेगा और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के देने। तो 3 प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में से आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे और आपकी जो पूरा पेपर वो अच्छा हो जाएगा, और 80 में से 80 नंबर आप संस्कृत में भी जो आराम से प्राप्त कर लेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 80 में से 80 रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपकी जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। और अगर आपने यहाँ पे हिंदी की जो आंसर की नहीं देखी है तो हिंदी के आंसर की मैंने अपलोड कर दी, उसको भी आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो 9th क्लास का जो पूरा सिलेबस होगा वो आपके 9th की जो पूरी गणित है वो आपको मैं आगे करवाने वाला हूँ। अब आपकी जो गणित की जो गर्मी की छुट्टियाँ आ रही है उसमें आप कहेंगे सभी विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से आपकी जो पूरी गणित है उसको हम गर्मी की छुट्टियों में निपटा देंगे। और आपके जो स्कूल खुलेंगे तब तक तो आप जो पूरी गणित जो है एक बार कर चुके होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पूरी गणित 9वीं क्लास की आपके जो इसके बाद में करवाई जाए यहाँ पे पूरा वीडियो सोल्यूशन, तो आपको मैंने करके बता देना, पूरी गणित आपको एक भी दिन कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अच्छे से गणित समझा देंगे, ताकि आपका जो परीक्षा शुरू होगी यानी कि आपका जो स्कूल शुरू होगा उससे पहले तो आप जो एक बार गणित का रिवीजन कर चुके होंगे। फिर आपको केवल स्कूल में केवल रिवीजन ही करना होगा, और जैसे जैसे आपके स्कूल में पढ़ाएंगे उनसे आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ताकि आपके जो बेसिक चीज़ें वो सारी क्लियर मैं आपके करवा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको यहाँ पे फ़ायदा मिला है तो अब आपके जो लास्ट पेपर है संस्कृत का, इसके बाद में आपका जो परीक्षा समाप्त हो जाएगी और आप जो 8वीं क्लास से जो 9वीं क्लास में चले जाएंगे। तो आपको अगर यहाँ पे फ़ायदा मिला है तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो 6ठी 7वीं के स्टूडेंट हैं, उनकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। आपके बड़े भाई बहन जैसे 9वीं क्लास और 11th क्लास में, तो उनकी जो वार्षिक परीक्षा 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगी। तो उनके मैं सारे पेपर यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अगर आपको फ़ायदा मिला है तो आप अपने इस चैनल के बारे में अपने उन भाइयों, छोटे बड़े भाइयों को भी बताना है, ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा मिल सके। क्या आपको फ़ायदा मिला है तो आप मिला हो तो ज़रूर बताना, और अगर आपको फ़ायदा नहीं मिला है तो फिर आपको नहीं बताना है, क्योंकि उनका टाइम पास हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका जो पेपर आएगा पूरा, और आपको इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। एक एक क्वेश्चन इसका अच्छे से याद कर लेना है। और ये कई क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो संस्कृत का पेपर है वो बहुत अच्छा रहेगा, और हिंदी का पेपर आपके काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपका स्कोर क्या रह रहा है हिंदी में, 80 में से कितना स्कोर बन रहा है आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख लेना, ताकि आपका जो 9th का जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके सामने सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपको बहुत ही जो आपके टेस्ट वगैरह हैं वो आपके ज़रूर यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।